बच्चों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, सह आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, एनवायरनमेंट के सभी बच्चों का स्वागत है। अब क्योंकि कोविड-19 के तहत सारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो इसी के अंतर्गत आप लोगों के जो 2 पेपर हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्पेशल पेपर के 7th बी और 8th बी, तो इसमें आप लोगों के 4 टीचर जो हैं आप लोगों को पूरे दोनों पेपर को कवर कराएंगे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लीना शरण मैडम, डॉक्टर हरभजन कौर मैडम, डॉक्टर आनंद खत्री सर और मैं मिल करके इन दोनों स्पेशल पेपरों के सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो दूसरे साथी हैं हमारे वो लेंगे, कुछ टॉपिक मैं लूँगा। तो जो आपका एनवायरनमेंट बायोलॉजी का 7th बी पेपर है, उसकी जो पहली यूनिट है उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे आज कुछ, जिसमें पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और इससे कुछ रिलेटेड फैक्टर्स। आज पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। तो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से डिफाइन की गई है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग्स इंक्लूड्स बायोटिक factors like human beings, plants, animals, microbes, etc. and abiotic factors such as light, air, water, soil, etc. ये जो शब्द है ये आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा। तो फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अपने चारों ओर, सराउंडिंग्स। तो इसमें सभी चीज़ें जैसा मैंने बताया है कि इसमें बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक्सेट्रा आते हैं, और एबायोटिक में आपके लाइट, एयर, वाटर, सॉइल इत्यादि आते हैं। एनवायरनमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स विच सराउंड्स मैन एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड and interrelationship which exist among between water, air, land and human beings and other living creatures such as plants, animals and microorganisms। ये जो अभी बातें बताई गई हैं ये कलावती साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 2004 में अपनी बात कही थी कि एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स तरह का वेरिएबल है, जिसमें इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो भी अपने फैक्टर्स की बात करी, इनको भी इंक्लूड किया है एक्चुअल में। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनका भी आपस में क्या संबंध है, उन सबको सम्मिलित किया गया है। शी सजेस्टेड दैट एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एन इनसेपरेबल होल सिस्टम कंस्टिट्यूटेड बाई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एलिमेंट्स which are interlinked individually and collectively in myriad ways। मतलब जितने भी फैक्टर्स की बात करी वो पूरा का पूरा होल सिस्टम है, उनको अपन अलग नहीं कर सकते। चाहे उसका फिजिकल फैक्टर हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे अपन कह सकते हैं मॉडर्न या सोशल और कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं, इन सबको भी कलेक्टिवली उसमें शामिल किया जाता है एनवायरमेंटल के अंतर्गत अपन कह सकते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 इंटरलिंकिंग सिस्टम, नेमली द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर, द लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एक्चुअल में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये आपस में किन किन चीज़ों से मिल के बना है, अपने छोटी क्लासेज में ही पढ़ा होगा आपने। वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है। तो उन्हीं सब चीज़ों का जिक्र किया गया है कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सब के इंटरलिंकिंग सिस्टम से जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बनता है। दीज सिस्टम्स, जो ये 4 सिस्टम हैं, आर इन कॉन्स्टेंट चेंज एंड सच चेंजेज आर अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वाइस वर्सा। जो कुमारास्वामी और इनके साथ में और साइंटिस्ट थे 2004 में, इन्होंने ये बताया
कि ये जो चारों अपन ने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर की बात करी, ये इनमें कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, और ये जो चेंजेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा किए गए, प्लस जो ये तीनों मंडल हैं, अपन कह सकते हैं चारों मंडल हैं, जैव मंडल, हाइड्रोस्फीयर, उनके अंतर्गत, तो आपस में इनका जो है अपन कॉन्स्टेंटली इनमें चेंजेस जो हैं वो भी होते रहते हैं इस सिस्टम में। तो पूरे एनवायरनमेंट को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट हैं अपने एनवायरनमेंट के, जो बताया वही मेजर कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, उन्हीं को ही कंसीडर करते हैं। इसमें एक एक को अपन लेते हैं। जैसे हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में अपन को पता ही है, जलमंडल की बात करते हैं, तो इसमें जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी अपने कह सकते हैं कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे लेक्स हैं, पोन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ओशिन हैं, इन सबको हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत अपन कंसीडर करते हैं। और इनका जो साइक्लिक नेचर होता है अपन जानते ही हैं, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, वाटर साइकिल भी कहते हैं, कि पानी का जो है वो इवेपोरेशन होगा और वापस अपन कहते हैं क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से वापस जो है स्थल पे पानी आ जाता है। तो ये जो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो चलती रहती है। तो इसमें लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ओशिन, इसके अंतर्गत अपन हाइड्रोस्फीयर को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स द मेंटल ऑफ रॉक्स कंस्टिट्यूटिंग द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के जो ऊपर वाला अर्थ क्रस्ट है ना, ये जिससे बना हुआ रहता है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। द अर्थ इज कोल्ड स्फेरिकल सॉलिड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ही पार्ट है ये, कोल्ड है, स्फेरिकल, विच स्पिन्स इन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट ए सर्टेन कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। लिथोस्फीयर मेनली कंटेन्स, इसके अंतर्गत किसको कंसीडर करेंगे लिथोस्फीयर में? सोयल, अर्थ रॉक्स, माउंटेन। तो ये जो लिथोस्फीयर है इसको भी इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर कौन सी? आउटर और इनर, इनको भी अपन कंसीडर करते हैं। तो लिथोस्फीयर के अंतर्गत सोयल है, अर्थ रॉक्स है, माउंटेन है, इनको अपन कंसीडर करते हैं। तो अपन ने 2 की बात कर ली, हाइड्रोस्फीयर की बात कर ली, लिथोस्फीयर की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर क्या है? द कवर ऑफ द एयर दैट एनवलप्स द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर जो एयर का कवर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर विच कंटेन्स गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, एंड विच प्रोटेक्ट द सॉलिड अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। ये अपन जानते ही हैं। देयर आर 5 concentric layers within the atmosphere which can be differentiated on the basis of temperature and each layer has its own characteristics। छोटी क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। These includes the troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere and the exosphere। ये जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बेसिस पे ये अलग अलग जो लेयर की बात करी है, जिसमें अपन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर की बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो कलावथी ने 2004 में अपने किसी पेपर में जिक्र किया है। तो अपन इसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अपन ने हाइड्रोस्फीयर की बात कर ली, लिथोस्फीयर की बात कर ली, एटमॉस्फेयर की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर, इसके बारे में बायो मीन्स जैव, तो इसमें जिसमें अपन प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ये बायोस्फीयर जितने भी बायोलॉजिकल अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स जो भी अर्थ पे पाए जाते हैं वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। इसको इस तरह से अपन और समझ सकते हैं। इट इज़ अदरवाइज नॉन एज द लाइफ लेयर। इसको लाइफ लेयर भी कहेंगे कि सभी के सभी जो हैं जैम हैं और उनमें लाइफ पाई जाती है। इट रेफर्स टू ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड देयर इंटरेक्शन विद वाटर एंड एयर
It consists of plants, animals and microorganisms ranging from the tiniest microscopic organisms to the largest whale in the sea. मतलब बड़े छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल छोटा है उसको, और लार्जेस्ट जितना सबसे बड़ा व्हेल है उन सबको, मतलब इस रेंज के सभी ऑर्गेनिजम्स को अपन इसमें इंक्लूड करते हैं. बायोलॉजी इज कंसर्न विद हाउ मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो, फीड, मूव, रिप्रोड्यूस एंड इवोल्व ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. ये अपने को पता ही है कि जितने भी प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ होगी, ये अपने किसी पे फीड करेंगे, इनका मूवमेंट होगा, रिप्रोड्यूस करेंगे, इवॉल्व होंगे. इन सारी गतिविधियों को अपन बायोस्फीयर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं. इट्स सब्जेक्ट मैटर इज यूजफुल टू अदर साइंसेज एंड प्रोफेशंस दैट डील विद लाइफ सच एज एग्रीकल्चर, forestry, medicine. The richness of biosphere depends upon a number of factors like rainfall, temperature, geographical references, etc. Apart from the physical environment factor, the man-made environment includes human groups, the material infrastructures built by man, the production relationship and institutional systems that has been devised. The social environment shows the way in which human societies have organized themselves and how they function in order to satisfy their needs. ये जो बातें अभी आपको बताई गई है, ये कुमार स्वामी और इनके जो साथ में साइंटिस्ट थे इन्होंने इनका जिक्र किया था बायोस्फीयर के अंतर्गत. बायोस्फीयर में जैसा अभी ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं इसमें जितने भी अपने यूजफुल है चीज़ें, प्रोफेशन से संबंधित, साइंस से संबंधित, जो लाइफ को अफेक्ट करती है उन सबको कंसिडर किया गया. जैसे एग्रीकल्चर, ये फीड करने के लिए ज़रूरी है सभी लाइव ऑर्गेनिजम्स के लिए. फॉरेस्ट्री में जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, दूसरे अदर एनिमल्स हैं, उनके लिए शेल्टर मिलता है, उनके लिए रिप्रोडक्शन की जगह मिलती है, तो फॉरेस्ट्री भी आवश्यक है. एंड जो मेडिसिन है वो एक्चुअल में अपने ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा है. जैसे मेडिसिनल प्लांट मिलेंगे, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब अपन कह सकते हैं सोशल एस्पेक्ट्स के, इन सब को भी बायोस्फीयर के अंतर्गत अपन कंसीडर करते हैं. और जो बायोस्फीयर की अपन कह सकते हैं जो डिपेंडेंसी है वो किस पे रहती है कि रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना है, ज्योग्राफिकल रेफरेंसेज क्या हैं, इन सब को कंसीडर करके अपन बायोस्फीयर जिन पे डिपेंडेंट हैं उनको कंसीडर करते हैं. तो ये सारी बातें जो अभी अपन ने लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब के बारे में बातें करी, ये सब एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं और इनको अपन कंसीडर करते हैं. मैंने इससे पूर्व में आप लोगों को एक नोट्स PDF के रूप में दिया था जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है ना की बात करी थी. और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें अपन क्लाइमेट को कंसीडर करते हैं, टोपोग्राफी को कंसीडर करते हैं, इडेफिक फैक्टर को और बायोटिक फैक्टर को. तो बायोटिक फैक्टर का कुछ पार्ट तो अभी जैसे एनवायरनमेंट के अंतर्गत अपन ने डिफरेंट जो ये स्फीयर थे इनके अंतर्गत कंसीडर कर लिया. जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है एक्चुअल में उसमें अपन रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मुख्यतः इन 3 पार्ट्स को लेते हैं जो क्लाइमेट के लिए उत्तरदायी होते हैं, अपन कह सकते हैं वेदर के लिए, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर. और जो टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं इसमें अपने एल्टीट्यूड, स्लोप, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज, किस तरह से टोपोग्राफी बनी हुई है, तो इसमें एल्टीट्यूड, स्लोप, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज को कंसीडर करते हैं. और जो इडेफिक फैक्टर है इसमें सोयल और न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के लिए लागू होता है, इसमें मुख्यतः अपन जो प्रतिस्पर्धा की बात होती है, कंपटीशन आपस में रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो प्रे और प्रीडेटर्स
के जो आपस में रिलेशनशिप्स होती हैं इसके बारे में, और पैरासिटिज्म जो होता है इनके बारे में। तो बायोटिक फैक्टर में अपन कंपटीशन, प्रीडेटर्स रिलेशनशिप्स और पैरासिटिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भी आपके क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, इडेपिक फैक्टर हुए, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल्स चेंजेज के लिए आवश्यक होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनके लिए ये जो अपने सारे फैक्टर्स की अभी बात करी मैंने, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, इडेपिक, बायोटिक फैक्टर, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और बात करेंगे। थैंक्स बच्चों।